हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय की बात करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपका इंटरेस्ट पैदा हो और आप जानें कि त्रिकोणमिति होती क्या है, इसलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर में त्रिकोणमिति आया है। तो मैं आपको बताऊं, आसपास आपको कहीं अगर कोई बहुत ऊंचाई वाली कोई वस्तु दिखे, जैसे मोबाइल का टावर या कोई यूकेलिप्टस का पेड़ या कोई बहुत बड़ा पोल, तो इसकी ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सोचिए आप कैसे निकालेंगे। एक सिंपल सा मेथड हमारे दिमाग में आता है कि मैं उस पोल के या पेड़ के या मोबाइल टावर के सबसे ऊंचे वाले बिंदु पर चढ़ जाऊं और वहां से एक रस्सी गिराऊं और उस रस्सी की लंबाई अगर माप लूं तो फिर मुझे टावर की लंबाई पता चल जाएगी। लेकिन इसमें कठिनाई कहाँ है? इसमें कठिनाई इस बात की है कि आप भैया ऊपर वाली छोर पर चढ़ेगा कौन? सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक मेथड है जिसकी सहायता से मैं जमीन पर खड़े होकर ही मैं पेड़ की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई और पोल की ऊंचाई को बता सकता हूं, और वो मेथड है त्रिकोणमिति का मेथड। ध्यान सुनिएगा, त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी के बीच में संबंध निकाला जाता है कोण की सहायता से। कोण का बेसिक, कोण का फंडामेंटल जो है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिएगा, ऊंचाई और दूरी के बीच में अगर हमको संबंध पता चल जाए तो बहुत आसानी से मैं किसी भी वस्तु की ऊंचाई को ज्ञात कर सकता हूं नीचे जमीन पर रहते हुए। अब ध्यान से देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लिया ये एक टावर है, ध्यान से देखिएगा, ये एक टावर है। अगर ये टावर लगा हुआ है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है कि मैं ऊपर वाले बिंदु से पे चढ़ूं और यहाँ से रस्सी गिराऊं और इसकी ऊंचाई ज्ञात करूं। लेकिन अगर यही टावर नीचे गिरा हुआ है, नीचे इस तरीके से रखा गया है, तो इसकी लंबाई, इस समय जो इसकी लंबाई है, अगर ये खड़ा हो जाए तो इसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो ये इसकी लंबाई को ज्ञात करना बड़ा आसान है। क्यों? नीचे आप स्केल से माप लीजिए, जो बड़ा वाला मीटर होता है उससे आप माप सकते हैं और बहुत आसानी से इसकी लंबाई ज्ञात कर लीजिए, यही इसकी ऊंचाई होगी। लेकिन जैसे ये वस्तु खड़ी हो जाती है तो उस समय इसके अंत छोर पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है, अगर कोई दूरी के रूप में कोई वस्तु अगर दूरी के रूप में है, लंबाई के रूप में है, तो वो ज्ञात करना मेरे लिए आसान है। लेकिन जब वही ऊंचाई बन जाती है तो ऊंचाई को ज्ञात करना मुश्किल है। लेकिन मैं अगर लंबाई और ऊंचाई के बीच में कोई संबंध निकाल लूं तो मेरा काम आसान हो सकता है। मतलब मेरा एम क्या है? मेरा एम ये है कि मैं लंबाई ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? लंबाई और ऊंचाई में संबंध निकाल लूंगा तो मैं वहां से ऊंचाई निकाल सकता हूं। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति शुरू कहां से हुआ और क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम ऊंचाई और दूरी में संबंध निकालें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से बना हुआ है। ट्राई मतलब होता है 3 या 3, और गॉन मतलब होती है साइड या भुजा, ठीक है। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, या इसको हिंदी में कहते हैं मापना, इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए, ट्राई मतलब 3, साइड मतलब भुजा और मेजर मतलब मापना। तो बताइए, पूरे जियोमेट्री में आप ऐसी कौन सी आकृति पढ़ते हैं जिसमें 3 भुजाएं हो और 3 भुजाओं के बीच में संबंध ज्ञात करने की कोशिश किया जाता है? तो आपको याद आएगा कि ऐसी एक ही आकृति है ज्योमेट्री में जिसका अध्ययन हम करते हैं, और वो है त्रिभुज या ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में केवल त्रिभुज पर ही आधारित हम संबंध निकालने की कोशिश करेंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में केवल हम एक पर्टिकुलर त्रिभुज की चर्चा करेंगे। लेकिन त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम न्यून कोण और अधिक कोण की चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम समकोण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है
और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में समकोण में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि हमने न्यून कोण और अधिक कोण को नहीं लिया। तो सबसे पहले समकोण जानते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, या एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण सी क्या है 90 अंश है, समकोण है, इसलिए कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। बात क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर में 3 त्रिभुज हमारे पास थे, उसमें से समकोण को आपने क्यों चुना, क्या इसमें विशेष है। देखिएगा, समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है, या हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही बनी है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब एक त्रिभुज है, उसके तीनों भुजाओं के बीच में हम एक पर्टिकुलर संबंध प्राप्त करते हैं, और आगे चलकर जब हम अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब किसी भी जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है वो अननोन है, जब किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो मेरे पास जितने ज़्यादा संबंध रहेंगे उतनी आसानी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। बात क्लियर है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संबंध निकालने की कोशिश करेंगे, पूरी त्रिकोणमिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा संबंध निकालने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर है। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, कर्ण कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण, या 90 अंश के सामने की जो भुजा है वो कौन सी है, वो कर्ण। बात क्लियर है। यहाँ पर देखिए, कोण सी जो है वो क्या है 90 अंश है, और इसके सामने की भुजा क्या है कर्ण। ठीक है। अब बात आती है लंब और आधार की। आज तक ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज तक जो हम सीखते आए हैं उसमें ये जो भुजा है इसको हम आसानी से कह देते हैं लंब, और इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही है, इसको हम लंब कह देते हैं। और ये जो भुजा है ये आधार कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आप कह सकते हैं कि ये लंब है और ये आधार है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लेकिन त्रिकोणमिति के अंतर्गत कभी कभी अभी देखते हैं वो केस कौन सा होगा, कभी कभी ये जो AC भुजा है ये भी आधार हो सकती है। क्या हो सकती है, आधार। और जो BC भुजा है ये लंब बन सकती है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि 90 अंश के सामने की भुजा या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, वो तो फिक्स हो गई। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो जैसे हम पहले देखते थे कि ऊंचाई वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर ये AC भुजा आधार भी हो सकती है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन सा केस होगा जब ये AC भुजा आधार बन जाएगी। बात क्लियर है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, अब एक त्रिभुज दिया गया हमारे पास, ये हमारा एक त्रिभुज है ABC, ये कोण 90 अंश का है, ये फिक्स्ड कोण होता है और इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कन्फर्म हो गई। बात क्लियर है। अब देखिए, त्रिकोणमितीय में जब भी हम कोई संबंध निकालने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो वो हम किसी एक कोण को रेफरेंस कोण लेते हैं, किसी एक कोण को आधार मानते हैं। बात क्लियर है। जैसे इस समय इस त्रिभुज में 90 को छोड़ दीजिए तो बाकी कितने कोण बचे आपके पास, 2, कोण A और कोण C। इसका मतलब जब भी कोई संबंध निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि हम कौन से कोण के रेफरेंस या कौन से कोण को आधार मानकर हम यहाँ पर संबंध निकाल रहे हैं। बात क्लियर है। अब देखिएगा, मान लिया आप कोण A को रेफरेंस मान लिए, कोण A को आधार मान लिए,
कोड ए जो है वो मेरा रेफरेंस कोड है, ये रेफरेंस हो गया, ये मेरा आधार हो गया। ठीक है, तो जो कोड को रेफरेंस आप मान रहे हैं, जो कोड को आप रेफरेंस मान रहे हैं, उसके सामने की भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है? BC। तो इस समय BC क्या होगा? BC लंब हो जाएगा। और जो एक भुजा बची है, कौन सी बची है? AB। AB जो भुजा है वो आपका क्या हो जाएगी? आधार। बात क्लियर है? अब इसी त्रिभुज में अगर मैं कोण C को आधार ले लूं, कोण C को रेफरेंस ले या आधार ले, कि मतलब इसके सापेक्ष में मैं, ये बात समझ रहे हैं रेफरेंस का मतलब इसके सापेक्ष में मैं सब चीजें निकाल रहा हूं। बात क्लियर है? तो कोण C के रेफरेंस में मैं चीजें अगर निकाल रहा हूं तो इसके कोण C के सामने की भुजा AB, AB क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, और BC जो है वो आधार। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शुरुआत में जब हम देखते हैं कि कैसे AB कैसे आधार हो गया, हाँ ऐसा होता है। अब देखिए रेफरेंस का कितना इंपॉर्टेंस है वो देखिए ध्यान से। जैसे एक लड़का है राम, ध्यान सुनिएगा, एक लड़का है राम, एक लड़का है श्याम, एक है सोहन, तीनों का नाम लिखता हूं, राम, श्याम, सोहन। अब देखिए राम के पास 500 रुपए, मैं रेफरेंस को समझाने के लिए टॉपिक ले रहा हूं। श्याम के पास 1000 रुपए और सोहन के पास 1500 रुपए। मैं बोलूं कि एक समय ऐसा है जब सोहन की चर्चा नहीं होती है, मान लिया सोहन की चर्चा नहीं होती, सोहन को हटा देता हूं कुछ देर के लिए, मैं केवल राम श्याम की बात करता हूं, मैं केवल राम और श्याम की बात करता हूं। अब बताइए अमीर कौन है, राम है कि श्याम है? निश्चित रूप से श्याम अमीर है, क्योंकि उसके पास 1000 रुपए। ठीक है, अब आता है सोहन, सोहन के पास 1500 रुपए, सोहन के पास कितने रुपए हैं? 1500। अब अमीर कौन है? अब अमीर हो गया सोहन, क्यों? इसके पास 1500 रुपए। अब ध्यान से देखिएगा, ये रेफरेंस की ही बात है। एक समय श्याम अमीर था, अभी कौन अमीर हो गया? सोहन। कौन अमीर हो गया? सोहन। तो हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं? पहले हम राम और श्याम के बीच में संबंध निकाल रहे थे। अभी देखिए सोहन रेफरेंस में आ गया, अभी श्याम भी गरीब हो गया, राम भी गरीब हो गया। किसके रेफरेंस में? सोहन के रेफरेंस में। बात क्लियर है? पहले बार जब राम और श्याम था तो हम श्याम को रेफरेंस ले रहे थे, श्याम को रेफरेंस ले रहे थे, तो फिर राम गरीब था। लेकिन अभी सोहन को रेफरेंस ले रहे हैं तो राम और श्याम गरीब हो गए। इसका मतलब रेफरेंस की वजह से चीजें चेंज हो रही है। सेम यहाँ पर रेफरेंस कोड हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा लंब और आधार चेंज हो जा रहा है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा या सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो कोण दिया गया है, जो कोण रेफरेंस माना गया है, उसके सामने की भुजा लंब। यहां तक बात क्लियर है? ठीक, ध्यान से देखिए आगे। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की। आखिर में त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? तो देखिए समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध प्रदर्शित करने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करते हैं। क्या बोला मैं? कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध दर्शाने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध दर्शाता है। अब देखिए ये चीजें ऐसी नहीं है कि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, नहीं, ये आपके समझने के लिए, आपके समझने, तो आप जिस तरीके से समझो उसको बेटर तरीके से वो डिफिनेशन बना लो। डिफिनेशन चाहे जिस तरीके से आप बना सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कितना उस चीज को। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, तो कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति में होते हैं। साइन, कॉस, टैन,
कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको तुरंत याद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जब भी हम त्रिकोणमिति में बात करेंगे तुरंत यही संबंध आएंगे और पूरी त्रिकोणमिति में यही 6 के बीच में हमको संबंध निकालना रहेगा, इन्हीं 6 का मान निकालना होगा और कोई काम हमें नहीं करना है। बात क्लियर है? तो आप एकदम ध्यान से बस इन त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।